या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन देखो क्या क्या दिए गए हैं। तो सबसे पहले मेरा ऑप्शन नंबर ए दिया है जीवनी विधा की रचना है, बी ऑप्शन हमारा दिया संस्मरण विधा की रचना है, सी ऑप्शन मेरा दिया है भेंट वार्ता है और डी ऑप्शन दिया नाटक। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा संस्मरण को सही करेंगे, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, संस्मरण इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखो यहाँ पर कह रहा है कि परीक्षा गुरु के लेखक का नाम बताइए। जो हमारी रचना है, जैसे कि हमारी रचना यहाँ पर लिखी परीक्षा गुरु, तो परीक्षा गुरु के लेखक का नाम पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा गुरु के लेखक का नाम देखो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है इंसा अल्लाह खां और बी ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन दिया है लाला श्रीनिवास दास और डी ऑप्शन दिया है सदा सुखलाल। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोगों का जो प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 का देखो राइट आंसर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो परीक्षा गुरु के लेखक हो जाएंगे लाला श्रीनिवास दास। तो यहाँ पर आप लोगों को सी ऑप्शन को सही करना है। जितने भी बच्चों ने सी ऑप्शन को सही किया उनका फिर से 1 नंबर पक्का हो गया है ना। तो यहाँ से देखिए आप लोगों का जो ये जो आप लोगों की जो क्लास है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जरूर प्रश्न बनेंगे। 101% आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बनने वाले प्रश्न है। आप देखो अगला प्रश्न जो है मेरा प्रश्न नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जरूर आप लोगों के 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर या जरूर प्रश्न आएगा ये वाला आप लोगों के 2026 बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न नंबर 5 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 देखो हमसे कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना हमारी कंकाल। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना कंकाल है, आप लोग ये भी कह सकते हैं कि कंकाल के लेखक कौन है। तो कंकाल के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। तो कह रहे कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना कंकाल जो है ये किस विधा की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है कंकाल ये किस विधा की रचना हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहा है कि कंकाल जो है किस विधा की रचना हो जाएगी। तो देखो 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन दिया हमारा कहानी, बी ऑप्शन दिया है उपन्यास, सी ऑप्शन दिया है निबंध और डी ऑप्शन हमारा है नाटक। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी इसको सही करेंगे, उपन्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी को सही करना है, उपन्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखो यहाँ पर कह रहा है कि मेरा कि अशोक के फूल। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे कि अशोक के फूल जो है किस विधा की रचना है। अशोक के फूल किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके हम 4 ऑप्शन देखेंगे, फिर मैं आप लोगों को इसका उत्तर भी बताने वाला हूँ। लेकिन हमसे यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि अशोक के फूल जो है किस विधा की रचना है। ए ऑप्शन दिया हमारा निबंध विधा की रचना है, बी ऑप्शन हमारा दिया है आत्मकथा विधा की रचना है, सी ऑप्शन है मेरा कि कहानी विधा की रचना है और डी ऑप्शन है कि जीवनी विधा की रचना है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अशोक के फूल जो है किस विधा की रचना हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो हमारा निबंध विधा की रचना हो जाएगी। तो नोट कर लीजिए यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अशोक के फूल जो है एक निबंध विधा की रचना है। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को मैंने 6 प्रश्न बताए और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर है ना। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखो यहाँ पर कह रहा है कि हमारे यहाँ पर देखो शुक्ल युग की समयावधि पूछी गई है ना। प्रश्न नंबर 7 में हमसे शुक्ल युग की समयावधि पूछी गई है। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे कि शुक्ल युग की समयावधि कितनी होती है, हमसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया है कि शुक्ल युग की समयावधि कितनी होती है। तो सबसे पहले इसके हम देखो 4 ऑप्शन आप लोगों को बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा दिया है 1900 से 1920 तक, यानी कि जो शुक्ल युग की जो समयावधि जो होती है वो 1900 से 1920 तक मानी जाती है। अच्छा, बी ऑप्शन दिया 1925 से 1940 तक, सी ऑप्शन दिया हमारा 1919 से 1938 तक और डी ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1919 से 1938 ईस्वी तक है ना, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसका सी ऑप्शन को नोट कर लीजिए। यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1919 से 1938 तक। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 8 की ओर आप लोगों को ले चलता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 8 हमसे कह रहा है कि झूठा सच जो है ये किस विधा की रचना हो जाएगी। झूठा सच जो है किस विधा की रचना है।
ए ऑप्शन दिया है मेरा नाटक विधा की रचना है, बी ऑप्शन हमारा दिया है कहानी विधा की रचना है, सी ऑप्शन दिया है उपन्यास विधा की रचना है और डी ऑप्शन दिया है हमारा निबंध विधा की रचना है। तो ये देखिए हमसे पूछा गया। लेकिन प्रश्न नंबर 8 हमसे कह रहा है कि जो हमारी झूठा सच जो है, झूठा सच क्या है, झूठा सच एक रचना का नाम है, झूठा सच एक रचना का नाम है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि झूठा सच जो है किस विधा की रचना हो जाएगी, है ना। तो प्रश्न नंबर जो मेरा 8 है, प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। तो झूठा सच जो है एक उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारी उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। तो झूठा सच जो है एक उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। चलो फिर मैं और आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, देखो प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके 4 ऑप्शन देख लो। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? ए ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन दिया है यशपाल, सी ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र, डी ऑप्शन दिया है राजेंद्र यादव। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि जो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना है प्रेमचंद्र जो होते हैं, इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रेमचंद्र जो हैं यहाँ पर ये हमारे पंच परमेश्वर के लेखक हो जाएंगे। तो ये जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, है ना। ये प्रश्न आप लोगों का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस प्रश्न को जरूर से जरूर तैयार करो। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखो यहाँ पर कह रहा है कि शुक्ल युग के नाटककार। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि शुक्ल युग के नाटककार, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में कौन नहीं है? शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ए ऑप्शन दिया है मेरा जयशंकर प्रसाद नहीं है, बी ऑप्शन दिया है हमारा हरि कृष्ण प्रेमी नहीं है, कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा नहीं है, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 10 हुआ। कह रहे कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, और प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को सही करेंगे। इसका राइट आंसर जो हमारे डी ऑप्शन दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र को सही करेंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि जो हमारे शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को याद कर लेना। प्यारे बच्चों, आप लोगों का डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 को हमसे कह रहा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 11 को देखिए। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं किस युग के लेखक हैं, पूछा गया है ना। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हो जाएंगे? देखो हमारा ए ऑप्शन दिया है द्विवेदी युग के लेखक हैं, बी ऑप्शन दिया है मेरा कि शुक्ल युग के लेखक हैं, सी ऑप्शन दिया है मेरा कि भारतेंदु युग के लेखक हैं, और डी ऑप्शन दिया है हमारा शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं किस युग के लेखक हैं, है ना। ये हमसे पूछा गया। प्रश्न नंबर मेरा 11 है, और प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के लेखक हो जाएंगे। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हमारे, ये एक भारतेंदु युग के लेखक होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 12 की ओर, और प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। चलो फिर प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखो यहाँ पर कह रहा है कि साकेत जो है, साकेत के रचनाकार हैं। तो साकेत के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ए ऑप्शन दिया है मेरा जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन दिया है मेरा भगवती चरण वर्मा, और सी ऑप्शन दिया है मेरा रामधारी सिंह दिनकर, और डी ऑप्शन दिया है मेरा मैथिली शरण गुप्त। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि साकेत के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन को सही करेंगे, साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। 18 फरवरी को यहाँ से 101% आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं, और मैं सिर्फ वही प्रश्न लेकर के आ गया हूँ जो कि सीधा आप लोगों के पेपर में बनने वाले प्रश्न हैं। 18 फरवरी को जो प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, है ना। अब चलो मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 दुख हमसे कह रहा है कि लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 दुख हमसे कह रहा है कि जो हमारी लोकायतन कृति है, लोकायतन कृति के रचनाकार हैं। तो लोकायतन कृति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ए ऑप्शन दिया है मेरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
बी ऑप्शन दिया है मेरा रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन दिया है मेरा महादेवी वर्मा और डी ऑप्शन दिया है सुमित्रा नंदन पंत। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन हमसे पूछा गया प्रश्न नंबर 13 कह रहे हैं कि लोकायतन कृति के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो लोकायतन कृति के रचनाकार जो हो जाएंगे यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत को सही करेंगे, है ना। यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, है ना। सुमित्रा नंदन पंत, पेपर में जैसे ही प्रश्न ये वाला है तो आप लोगों को डी ऑप्शन को सही करना है, सुमित्रा नंदन पंत को सही करना है। जितनी भी पद है ना, तो आप लोगों को सुमित्रा नंदन पंत को सही करना है। जैसे ही आप लोगों के 2026 में ये वाला प्रश्न है तो क्लिक कर देना, डी ऑप्शन को क्लिक करना है। अब चलो आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे कि आंगन के पार द्वार, प्रश्न नंबर 14 को देखिए कि आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं। तो आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन हो जाएंगे। ए ऑप्शन दिया है मेरा जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन दिया है मेरा अज्ञे जी, सी ऑप्शन अज्ञे, बी ऑप्शन है हमारा रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर अज्ञे जी हो जाएगा। तो आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन हो जाएंगे, अज्ञे जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को अज्ञे जी को सही करना है ना। तो बिल्कुल आप लोगों को अज्ञे जी को ही सही करना है। और इसके बाद फिर चलो मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ पर दिया है, प्रश्न नंबर 15 कहता है कि जयशंकर प्रसाद की रचना, जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी नहीं है। अच्छा देखो, ऑप्शन नंबर ए दिया आंसू, बी ऑप्शन दिया लहर, सी ऑप्शन दिया झरना, डी ऑप्शन दिया यामा। तो इसमें से हमसे पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है तो यामा जो है, यामा रचना जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं हुई। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आप लोगों को सही करना है। चलो फिर ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 16 की ओर। अब प्रश्न नंबर 16 देखिए, आप लोगों का 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, है ना। प्रश्न नंबर 16 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों का। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 को सबसे पहले पढ़ेंगे कि नीरजा के रचनाकार कौन है। तो नीरजा के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। यानी कि इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी जो हैं ये हमारे नीरजा के रचनाकार हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ही आप लोगों का महादेवी वर्मा हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन को सही करेंगे। चलो फिर आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 देखो यहाँ पर कह रहा है कि रीतिकाल की काव्य भाषा कैसी है। तो रीतिकाल की काव्य भाषा कौन सी है। ए ऑप्शन दिया खड़ी बोली, बी ऑप्शन दिया है भोजपुरी, सी ऑप्शन दिया है ब्रजभाषा, डी ऑप्शन दिया मैथिली। लेकिन यहाँ पर हमसे प्रश्न नंबर 17 जो है, प्रश्न नंबर 17 हमसे कह रहा है कि रीतिकाल की भाषा क्या होती है ना। प्रश्न नंबर 17 कह रहे हैं कि रीतिकाल की भाषा क्या होती है। तो लगा देना प्यारे बच्चों ब्रजभाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को सही कर देना। ब्रजभाषा यानी कि ऑप्शन नंबर सी को सही कर देना, आप लोगों का 1 नंबर फिर से पक्का हो जाएगा। इसके बाद चलिए फिर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ और आगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 की ओर आप लोगों को ले चलता हूँ, है ना। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे कि प्रयोगवाद युगीन कृति है, मतलब हमें उस कृति का नाम बताना जो कि प्रयोगवाद युगीन कृति है। तो प्रश्न नंबर 18 है ना। प्रश्न नंबर 18 जो है आप लोगों का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 18। और इसको आप लोग जरूर से जरूर तैयार करिए, है ना। 30 प्रश्न बताऊंगा, 30 प्रश्नों को तैयार कर लो आप लोग। ए ऑप्शन दिया है मेरा कामायनी, बी ऑप्शन दिया है मेरा रंग में भंग, सी ऑप्शन दिया है मेरा प्रिय प्रवास, डी ऑप्शन दिया धूप के धान। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया कि प्रयोगवाद कृति है, तो प्रयोगवाद युगीन कृति कौन सी है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना, प्रयोगवाद युगीन कृति है धूप के धान। यानी कि इसका डी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन को सही करेंगे और यहाँ पर डी ऑप्शन को सही करने के बाद आप लोगों का स्कोर पहुँचा 18 नंबर। तो 18 नंबर आप लोगों के पक्के हो चुके हैं। चलो फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 हमसे कह रहे हैं कि राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना कौन सी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 19 देखो हमसे कह रहा है कि राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना कौन सी है। यहाँ पर लिखा है राम नरेश त्रिपाठी और कह रहा है कि की रचना है। तो राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना कौन सी हो जाएगी। ए ऑप्शन दिया है मेरा पथिक, बी ऑप्शन दिया हमारा परिमल, सी ऑप्शन दिया कामायनी और डी ऑप्शन दिया दीप शिखा। ये हमारे 4 ऑप्शन है। ये हमारा प्रश्न नंबर 19 रहने वाला है। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा पथिक को सही कर देना। पथिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। चलो फिर मैं बात करता हूँ आगे जो मेरा प्रश्न नंबर 20
और प्रश्न नंबर 20 की ओर बात करते हैं, आप लोगों को ले चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, देखिए यहाँ पर हमारा दिया है रामधारी सिंह दिनकर, मीराबाई, सूरदास और मतीराम। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन हमसे कह रहा है प्रश्न नंबर 20 हमसे कह रहा है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी को याद रखना है, यानी कि हमारा राइट आंसर सूरदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हो जाएंगे। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 21 यानी कि प्रश्न नंबर 21 की ओर ले चलता हूँ, है ना। प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 हमसे कह रहा है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। प्रश्न नंबर 21 हमसे कह रहा है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा रस है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा रस है, ये हमसे कहा गया है। ए ऑप्शन दिया है मेरा हास्य रस है, बी ऑप्शन दिया है मेरा वीर रस है, सी ऑप्शन दिया है मेरा करुण रस है और डी ऑप्शन दिया है मेरा इनमें से कोई नहीं। मेरे तरफ जो आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, और 100% आप लोगों के 2026 बोर्ड एग्जाम में यानी कि 18 फरवरी को सीधा मेरे पे जो ये वाला प्रश्न आएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। जरूर इसको आप लोग तैयार करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का प्रश्न नंबर 21। चलो फिर आगे देखो प्रश्न नंबर 22 देखो हमसे कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। प्रश्न नंबर 22 को नोट करेंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। प्रश्न नंबर 12 हमसे कह रहा है कि प्रश्न नंबर 22 हमसे कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। ए ऑप्शन दिया हमारा रति, बी ऑप्शन दिया उत्साह, सी ऑप्शन दिया है हास, डी ऑप्शन दिया भय। लेकिन श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, इसका ए ऑप्शन नोट कर लेना, रति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 देखो यहाँ पर कह रहा है कि आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है। में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर कह रहे कि आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर और चमक उठी ज्वाला सी, इनमें बताने के इनमें कौन सा अलंकार आप लोगों का हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया मेरा श्लेष अलंकार है, बी ऑप्शन दिया उपमा अलंकार है और सी ऑप्शन दिया उत्प्रेक्ष अलंकार है, डी ऑप्शन दिया है अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को सही कर देना। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 देखो हमसे कह रहा है कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया है मेरा उपमा अलंकार, बी ऑप्शन दिया है मेरा रूपक अलंकार, सी ऑप्शन दिया है उभया अलंकार और डी ऑप्शन दिया है मेरा अनुप्रास अलंकार। तो ये हमारे देखो 4 ऑप्शन है। लेकिन हमसे पूछा गया कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर उपमा अलंकार हो जाएगा, यानी कि आप लोगों को ए ऑप्शन को सही करना है, इसका राइट आंसर उपमा अलंकार हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 देखो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि रोला में कितने चरण होते हैं। प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया कि रोला में कितने चरण होते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया प्रश्न नंबर 25 देखो हमसे कह रहा है कि रोला में कितने चरण होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 हमसे कह रहा है कि रोला में कितने चरण होते हैं, रोला में कितने चरण होते हैं। ए ऑप्शन दिया 2 चरण होते हैं, बी ऑप्शन दिया 6 चरण होते हैं, सी ऑप्शन दिया 4 चरण होते हैं, डी ऑप्शन दिया 8 चरण होते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि रोला में कितने चरण होते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर नोट कर लो 8, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो फिर आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 देखो हमसे कह रहा है कि किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, मतलब हमें उस शब्द का नाम बताना है जिस शब्द में अप उपसर्ग लगा है। ए ऑप्शन दिया हमारा अपमानित, बी ऑप्शन दिया हमारा उपहार, सी ऑप्शन दिया उपवन, डी ऑप्शन दिया अनदेखा। ये हमारे देखो 4 ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर हमसे कह रहा है प्रश्न नंबर 26 हमसे कह रहा है कि किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा अपमानित। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अपमानित को सही करेंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो फिर आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 27 यानी कि प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 देखो हमसे कह रहे हैं कि सहपाठी शब्द में
किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, मतलब सहपाठी शब्द जो है, मेरा जो सहपाठी शब्द है, सहपाठी शब्द में किस उपसर्ग का हमने प्रयोग किया है। तो देखो सबसे पहले ए ऑप्शन दिया हमारा सही उपसर्ग लगा है कि बी ऑप्शन दिया ठी उपसर्ग लगा है और सी ऑप्शन है पा उपसर्ग लगा है कि पाठी उपसर्ग लगा। ये हमारे 4 ऑप्शन। लेकिन प्रश्न नंबर जो मेरा 27 है, प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है, प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सही राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 28 की ओर। तो प्रश्न नंबर 28 देखो हमसे कह रहा है, प्रश्न नंबर 28 जो है हमसे कह रहा है कि जल थल में, जो आप लोगों को दिया जल थल में कौन सा समास है। तो जल थल में कौन सा समास हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया है मेरा द्वंद्व समास होता है, बी ऑप्शन दिया है मेरा कर्मधारय समास होता है, सी ऑप्शन दिया हमारा द्विगु समास होता है, डी ऑप्शन दिया बहुव्रीहि समास होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि जल और थल में कौन सा समास होता है। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन प्रश्न नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वंद्व समास को याद रखेंगे, द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे देखता हूँ, प्रश्न नंबर 29 की ओर आप लोगों को ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 हमसे देखो कह रहा है कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ए ऑप्शन दिया आग, बी ऑप्शन दिया हमारा अदरक, सी ऑप्शन दिया, बी ऑप्शन दिया हमारा गागर, डी ऑप्शन दिया हमारा काजल। तो ये हमारी राइट आंसर हो, ये हमारे 4 ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसका देखो ये 4 देखो यहाँ पर करें कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, अदरक दिया, काजल दिया और हमारा आग दिया है और गागर दिया है, हमारे 4 ऑप्शन है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द हमारा ए ऑप्शन को नोट कर लीजिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास का मैं सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ कि कपूर का तत्सम रूप क्या होता है। प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया कि कपूर का तत्सम रूप क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 30 रहने वाला है। ए ऑप्शन दिया कर्पूर, बी ऑप्शन दिया हमारा घटिका आश्रय, सी ऑप्शन दिया घटिका, डी ऑप्शन दिया अच्छी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब कर्पूर को सही कर देना। तो चलिए यहाँ से मैं आज की इस क्लास को यहीं पर ही एंड करता हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर हिंदी के 30 बहुविकल्पी प्रश्न बताए और यही 30 प्रश्न आप लोग बस तैयार कर लो। तो चलिए जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को इतना ही रखता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।